हेलो बच्चों, आज फिर आपके लिए एक वीडियो बनाया जा रहा है। रात का समय हो रहा है और बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का उद्देश्य वही है कि आप लोगों की नॉलेज बढ़े, आप लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर। आज हम पढ़ाने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी। तो बच्चों, ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो वर्क और दूसरा पार्ट है एनर्जी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम वर्क कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में हम एनर्जी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो करिए, कर लीजिए सब्सक्राइब, आपको फायदा होगा। तो ये दो पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वर्क। तो वर्क क्या है? जैसे वर्क वो नहीं है जो हम डेली लाइफ में ऐसे करते हैं, अपना काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं या नौकरी करने जाते हैं। These activities not considered as a work. In science, work is defined as the product of force and displacement. साइंस में कुछ डिफरेंट तरह का ही वर्क होता है। तो वर्क इज डिफाइंड, इस तरह लिखेंगे, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ force and displacement in the direction of force। एनसीईआरटी की डेफिनेशन। तो वर्क क्या हुआ? ये प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। ये डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट नहीं है। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो ये F इंटू एस नहीं है, ये F डॉट एस है, इसका अलग है मीनिंग। जब आप और आगे 11th में पढ़ोगे तो वहां पर आप ये डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर्स के आपको पढ़ाया जाएगा। हमारी क्लास अटेंड करना, हम पढ़ाएंगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, दोनों ही वेक्टर हैं। यहाँ फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके ऊपर इस तरह का एरो लगाते हैं तो ये पता लगता है कि ये वेक्टर है। और आप देखिए, जो वर्क है इट इज नॉट वेक्टर, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहां डॉट लगाया है कि दो वेक्टर का अगर प्रोडक्ट स्केलर हो तो वो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होते, वो डॉट प्रोडक्ट होते हैं। और डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ इतना लिखना वर्क के लिए काफी नहीं होता। एनसीईआरटी में पूरा नहीं लिखा है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये इस तरह जो फॉर्मूला दिया गया है दैट इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट कैसे होगा? सोचो, कमेंट करना, वीडियो पॉज कर लो, फिर कमेंट करो क्यों होगा। देखो, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी न्यूटन, फोर्स की होती है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है,
तो वर्क की जो फॉर्मूले से यूनिट आती हैं उनको कहते हैं ड्राइव यूनिट। तो वर्क की ड्राइव यूनिट है न्यूटन मीटर, और इसका कॉमन यूनिट है जूल। तो इसकी दो यूनिट हो गई, न्यूटन मीटर एंड जूल, या जूल कहिए या न्यूटन मीटर कहिए। क्लियर? तो इसकी ये यूनिट हुई, ये कॉमन हो गई, ये ड्राइव यूनिट हो गई। अब मैंने क्वेश्चन किया था कि ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट क्यों है। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क है। किसी अगर फोर्स लगाई जाती है और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इट मींस वर्क डन, वर्क हैव डन, हैव बीन डन। और अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जा रही है और जो फोर्स लगती है वो किसी न किसी एंगल पर लगेगी। कभी भी किसी चीज को ड्रॉ करके देखिए, खींच के देखिए या धक्का लगा कर देखिए, दोनों में फोर्स अप्लाई होगी। लेकिन आप देखेंगे कि एक एंगल पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी चीज को खींचना या धक्का देना आसान होता, और अगर हम एंगल चेंज करते हैं तो वही ऑब्जेक्ट, उतना ही मास का ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट, उसको खिसकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों? तो अब आपको समझ में आ रहा है। तो क्या ये फोर्स अप्लाई और वर्क डन एंगल पर डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। कोई भी वर्क डन लगाए हुए फोर्स के एंगल पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? वो उसके कोसाइन एंगल पर डिपेंड करता है। तो जो वर्क डन है, ये जो फोर्स लग रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर आप ऐसे खींच रहे हैं या ऐसे खींच रहे हैं, नीचे लेट जाइए और खींचिए, और एक इस ऑब्जेक्ट को खींचिए इस एंगल से, तो किस में आसानी होगी? एंगल पर खींचने से। ऐसे पैरेलल खींचने से वो आसानी से नहीं खींचेगा, उसमें ज्यादा पावर यूज करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो वर्क डन ज्यादा आएगा। और किसी एंगल पर खींच रहे हैं तो वर्क डन कम आएगा, आपको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये किस पर डिपेंड होता है? अभी जैसे मैंने बताया था कि ये डॉट प्रोडक्ट है, और जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं उसके साथ जो फोर्स की एंगल है, इसके साथ वो कोसाइन थीटा के प्रोडक्ट के साथ आएगी। तो F cos थीटा S, cos थीटा क्या है? cos, sin, cos, tan, cot, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, और उनसे एंगल के साथ उनकी साइड्स का रेशो फाइंड करते हैं। तो यहां थीटा क्या है? एंगल। अब आपको दिया जाएगा किसी क्वेश्चन में, जैसे कोई फोर्स अप्लाई हो रही है इतने डिग्री एंगल पर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कैलकुलेट करिए। अगर आपको ये नहीं पता, ये फॉर्मूला नहीं पता, और सिर्फ एनसीईआरटी का इतना आपने कर रखा है 9th क्लास में, तो आप एंगल वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो ये फॉर्मूले से करेंगे तो सही आएगा, उसका कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब ये एंगल्स की वैल्यू अलग अलग होती है, तो एंगल की वैल्यू अलग अलग आपको लर्न करनी पड़ेगी, उसको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको
साइन और कॉस दो की वैल्यू आपको बता देता हूं एंगल्स की। साइन और ये कॉस, इसको कोसाइन बोलते हैं पूरा। अलग अलग एंगल्स की साइन या कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के लिए अलग अलग होती है और वो वैल्यू फिक्स है। जैसे एंगल हमने लिया 0, 30, 45, 60, 90। तो इतने जो एंगल फिक्स हैं इसके लिए आपको कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। याद करने का एक ही तरीका है जो मैं बता रहा हूं। 6 ये ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक और कोसेक। ये ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, मैथमेटिक्स में। आपको सिर्फ एक वैल्यू याद कर लीजिए, सारी वैल्यू याद हो जाती है क्योंकि इन सब का एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है। एक वैल्यू बता देता हूं, साइन 0 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की 1/√2 होती है। साइन 60 की √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, मैक्सिमम 1 होती है साइन की वैल्यू। अब इसको पूरा की पूरा उल्टा लिख दीजिए, 1/√3/2 और 1/√2, 1/2 एंड 0। तो आप याद करिए, साइन की एक लाइन याद कर लीजिए, कॉस इससे उल्टा सारी वैल्यू आ जाती है, टेन साइन अपॉन कॉस होगा, कॉट टेन का उल्टा होगा 1/10, सेक 1/cos होता है, कोसेक 1/sin होता है, सारी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और एंगल है 60 डिग्री। 60 डिग्री पर फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20 मीटर। तो वर्क डन कैलकुलेट करिए, लगाइए फॉर्मूला। तो W इक्वल टू F cos थीटा S, फोर्स है आपकी 10 न्यूटन, cos थीटा है आपका cos 60 और डिस्प्लेसमेंट है आपका 20। तो ये हो गया 10 cos 60 1/2, ये हो गया 20, 2 से ये 10 बार कट हो गया, 10 10 100 न्यूटन मीटर, इसका आंसर आपका। क्लियर? देखिए, अगर 60 डिग्री पर फोर्स लग रही है तो वर्क डन कम आ रहा है। अगर एंगल चेंज होता तो वर्क डन भी चेंज हो जाएगा। देखिए, और देखिए, अब इसको इसी से हम और दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं कि एंगल अगर 90 डिग्री पर है, फोर्स कितने पर लग रही है 90 डिग्री पर, तब क्या आएगा 10 इंटू cos 90 इंटू 20, 10 इंटू cos 90 0 होता है, तो वर्क डन हो गया 0। ठीक है, और देखिए, अगर फोर्स 30 डिग्री पर लग रही थी, . 30
30 डिग्री पर लग रही है तब कितना होगा, तो वैल्यू निकालिए। तो cos 30 की वैल्यू रख दीजिए। तो cos 30 कितना होगा, √3/2। तो cos 30 इसमें 10 इंटू √3/2 इंटू 20, तो ये हो गया 10 कट गया, तो ये 100 √3, आंसर आ गया न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, हमने एक पिछला न्यूमेरिकल गलत कर दिया था, देखिए जल्दी जल्दी में वो गलत हो गया। हमने क्या किया था, cos 90 यस सही है। अगर हमारा देखिए तीसरा न्यूमेरिकल करते सही किया था, कोई गलती नहीं है। अब अगर हमारी फोर्स 0 डिग्री पर लग रही है तब वर्क डन क्या आएगा, तो F निकालिए 10, ये हो गया cos 0 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 20, 10 cos 0 1 होता है, ये 20 हो गया और ये वर्क डन आ गया 200 न्यूटन मीटर। एक इससे क्या पता चला इतने न्यूमेरिकल से कि अगर एंगल 0 है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स भी ऐसे ही लग रही है, इन दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया। अगर फोर्स ऐसे लग रही होती तो एंगल बनता, फोर्स ऐसे लग रही है, एंगल 0 हो गया। जब एंगल 0 हो गया तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वर्क डन मैक्सिमम आएगा। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या था डेफिनेशन, इफ द फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है तब एंगल क्या होगा, 0। तो cos 0 होगा 1, तब मैक्सिमम इसकी वैल्यू आएगी। और एनसीईआरटी में यही है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो F है, ये होगी वैल्यू 1s, तो ये Fs फॉर्मूला इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है क्योंकि जो ये फॉर्मूला दिया गया है ये किस बेसिस पे दिया गया है कि फोर्स इज अप्लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए एनसीईआरटी में दे रखा है W = F.S। क्लियर? इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और भी डिस्कस करते हैं आगे। नोट करिए पहले इतना। अब डिस्कस करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। वी रिक्वायर एनर्जी टू डू एनी वर्क और फॉर लिविंग ऑल्सो, जीने के लिए भी एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के तो कोई काम हो नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता, चल नहीं सकता, आप भी नहीं कर सकते, तो बिना एनर्जी के कोई भी काम कर नहीं सकता। तो सारे काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी क्या है? It is the capacity to doing work. Energy is the capacity to doing work. एनर्जी एक कैपेसिटी है काम करने के लिए। नोट करो। तो एनर्जी
कैपेसिटी है काम करने के लिए। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट भी वही यूनिट होती है जो वर्क की यूनिट होती है, जूल। एनर्जी की यूनिट होती है जूल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा ये मीन हुआ कि आप जितनी एनर्जी खर्च, आपने जितनी एनर्जी खर्च की है, स्पेंड की है कोई काम करने के लिए, तो वो आपका उतना वर्क डन हो गया। या आपके अंदर एनर्जी आ गई जितने अमाउंट में, उतना अमाउंट वर्क डन आपके ऊपर हो गया। आपने कुछ किया, आपकी एनर्जी खर्च हुई, तो जितने जूल खर्च हुई उतना वर्क डन हो गया। या ये कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी जितनी चेंज हुई है इनिशियल और फाइनल एनर्जी में, जितना चेंज आया है वो चेंज इज जस्ट इक्वल टू वर्क डन। क्लियर? तो एनर्जी क्या है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यूनिट, इसकी यूनिट जूल है, और वर्क की भी यूनिट जूल है। अब एनर्जी आपके सिलेबस के अनुसार दो तरह की डिफाइन की है। एनर्जी दो तरह की डिफाइन की है। एक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो तरह की एनर्जी हैं जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी द ग्रेविटी। अब पोटेंशियल एनर्जी को जो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंसीडर की जाती है अकॉर्डिंग टू साइंस कि किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कितनी हाइट तक उठा दें। ये ऑब्जेक्ट है, यह आपको सरफेस मान लीजिए, अर्थ सरफेस, इसको हमने उठाया एक h हाइट तक, तो इस ऑब्जेक्ट में अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसमें एनर्जी आ गई। अगर इसे छोड़ दें तो ये वापस चला जाएगा। अब वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। किसी चीज को अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर उठाएं तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, और फिर एक हाइट तक आते ही उसमें एक सर्टेन अमाउंट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी उसको फिर मोशन में लाने के लिए वर्क हो सकती है। जैसे ही वो वहां से रिलीज होगी, छोड़ेंगे, उसमें मोशन भी नहीं लाएंगे, उसमें कोई भी वेलोसिटी क्रिएट नहीं करेंगे, बिना वेलोसिटी क्रिएट किए ही ऊपर से वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आएगी और उसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। डेफिनेशन किस तरह है? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट above the ground is defined as the work done in the raising it from the ground to that point against gravity। ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी पॉइंट तक उसको उठा दें, तो अब उस पॉइंट पर आने के बाद उसमें जो एनर्जी आ गई है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला वही है
वर्क डन इक्वल टू F इंटू एस। क्यों लगाया? क्योंकि ग्रेविटी की जो फोर्स है उसके अगेंस्ट चल रहा है, यानी एंगल 0, तो Fs लगेगा। फोर्स है F इक्वल टू एम ए, पढ़ा है आपने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में। तो अब यहां ए क्या है? एक्सेलरेशन। अब बात किसकी कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम जी कहते हैं। तो यहां पर आ जाएगा फोर्स mg। तो फोर्स की वैल्यू यहां से रखिए mg। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये हाइट है, क्योंकि इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ क्या मेजर करते हैं? हाइट। तो ये s हो गई हाइट। और आपको पता है कि वर्क डन की जो यूनिट है जूल है, एनर्जी की भी यूनिट जूल है। वर्क डन इक्वल टू एनर्जी होता है। तो ये अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गया। तो वर्क डन इक्वल टू एनर्जी। और कौन सी एनर्जी आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। m यहां क्या है? मास। ये क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g। h क्या है? हाइट। तो अगर इसकी डिराइव्ड यूनिट देखें kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट की क्या होती है? मीटर। तो इसकी यूनिट हो गई kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या कहेंगे जूल। ठीक है? kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी की ड्राइव यूनिट है। और जूल कॉमन यूनिट है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। क्लियर? नोटेड? अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी का। someone ऐसे कहिए, someone raising the object of 50 kg mass against the gravity above the 10 meter, calculate its work done। तो हाइट 10 मीटर उसने रेज की और मास ऑब्जेक्ट का है 50 केजी। जी होता है आपका 9.8, राउंड फिगर में 10 ले सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कैलकुलेशन सिंपल करनी है तो 10 ले लेते हैं। अगर 9.8 जी की वैल्यू दे रखी है तो 9.8 ही लेंगे। और आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला लगाइए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। मास है 50 केजी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे रखा है 10, 9.8 दे रखा हो तो 9.8 लिख दीजिए। दो ही वैल्यू दे रखी होती हैं, या तो 9.8 होगी या 10 होगी। नहीं दे रखी है तो 10 लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और दे रखी है न्यूमेरिकल में तो 9.8 लगाइए। हाइट है 10 मीटर, कैलकुलेट करिए जूल। हो गया। तो इस तरह पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। 4 वेरिएबल हैं
3 दे रखे होंगे, चौथा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। तो काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज इक्वल टू द वर्क डन which is moving with a certain velocity। थोड़ा सा रह गया, इसको करेक्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी is defined as the equal to work done by an object moving with a certain velocity। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दूसरी तरह से इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी which is required to a object at certain velocity। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो रिक्वायर होती है ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि एट अ सर्टेन वेलोसिटी, किसी सर्टेन वेलोसिटी में लाने के लिए। ऐसे भी इसे कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज अगर करना चाहें। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एन ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जेक्ट, करेक्ट है, सही है। तो या इस तरह भी कर सकते हैं कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। एनी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी। तो ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब हम ड्राइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हमें न्यूटन के थर्ड फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। न्यूटन थर्ड फॉर्मूला कौन सा है, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इससे हम ड्राइव करेंगे। तो यहां ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, और 2 को ऐसे लिखने के बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, तो एक तो ये फॉर्मूला ये हो गया। अब क्या करना है, हमने एक फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़ा है, F इक्वल टू ma, ये भी पढ़ा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का भी यूज करेंगे। अभी इतना नोट करिए, नोट किया। तो यहां पर हम वर्क डन से, जैसे अभी पहले पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी, वैसे ही इसको भी निकालेंगे, W इक्वल टू Fs। अभी मैंने क्या बताया था, F वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे। तो F इक्वल टू होता है ma, ये सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू यहां, ये हो गया ma, s हमने निकाला था ये हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a, तो ये हो जाएगा हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a। इसे ब्रैकेट में कर लीजिए। अब यहां से a से तो a कट गया,
हाफ को पहले ले लीजिए, तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, साफ साफ लिख दीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये आपकी डेरिवेशन आ गई। अब करना क्या है, ये इस पे लाना है। तो कंसीडर करिए कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, मूव किया रेस्ट से। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था फिर मोशन में आया, तो जब अगर वो रेस्ट से मोशन में आएगा तो उसका u हमेशा 0 होगा। ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यहां पर u की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो w इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। और वर्क डन इक्वल टू होता है, क्योंकि ये मोशन में आ रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, और आपकी इक्वेशन ड्राइव हो गई। कई सिचुएशन में ये फॉर्मूला लगेगा कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियल भी दे रखी है और फाइनल भी दे रखी है, तो आप ये फॉर्मूला इतना लगाइए, इनिशियल 0 है तो इतना लगाइए, और इनिशियल और फाइनल दोनों दे रखी है। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, कार है, ट्रक है, पहले सर्टेन वेलोसिटी से चल रहा है, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, जैसे 30 से 40 हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों वेलोसिटी आ गई, तो इनिशियल 30 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी 40, और मास अगर उस ऑब्जेक्ट का दे रखा होगा तो उससे आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे एक करते हैं इसमें एक न्यूमेरिकल, नोट करिए, आगे होगा समझ में। मैं रेज कर रहा हूं, करूंगी रेज, ये लो। तो ये इस तरह हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अब जैसे एक कार है, मास दे रखा है उसका 500 kg, कार मूव कर रही है 500 kg की, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 36 किलोमीटर पर आवर u, फाइनल वेलोसिटी उसके बाद क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होने के बाद उसकी हो जाती है 54 किलोमीटर पर आवर। तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करिए। और मैंने पहले बताया था कि जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में जो एनर्जी चेंज होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन। पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दीजिए, जितनी एनर्जी आ रही है दैट विल इक्वल टू द वर्क डन, या वो जो काइनेटिक एनर्जी जो चेंज आ रही है वो इक्वल टू वर्क डन होगा। तो इसमें या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे काइनेटिक एनर्जी दो अलग अलग बार कैलकुलेट नहीं करना चाहते, एक बार में करना चाहते हैं तो एक बार में कर दीजिए, ऐसे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 36 इंटू 5/18, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा आपका 54 इंटू 5/18, 15 किलोमीटर मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी आ गई, मीटर पर सेकंड में रखते हैं। तो ये हो गया हाफ, मास कितना है 500, v स्क्वायर कितना है 225, 15 का स्क्वायर हो गया, u 10 है तो ये 100 हो गया, ये कट गया 250,
तो ये हो गया 250 और ये हो गया 125, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, करिए, 250 इंटू 125, 025 टू 11, 12 होल, 2 से करिए 0 0 5, 1 से करिए 0 5 2, ऐड करिए 0 5 2 11 3, ये हो गया 31250 जूल। और 100 का डिवाइड कर दीजिए, 312.50 करें तो किलो जूल हो गया, नहीं अब किलो जूल होगा, किलो में 1000 का डिवाइड कर देते हैं तो किलो जूल में आ जाएगा। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल हो गए, और यही आंसर तब आएगा जब आप हाफ एम यू स्क्वायर निकालेंगे, फिर हाफ एम वी स्क्वायर निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर में से हाफ एम यू स्क्वायर घटाएंगे, यानी फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी का घटाएंगे, माइनस करेंगे, जो एनर्जी चेंज है दैट विल इक्वल टू वर्क डन। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई इसकी इतनी, और यही काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, यही वर्क डन के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया, नोट करिए। एक पॉइंट और रह गया इसमें, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क बताने से पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ क्या है? तो लॉ है एनर्जी का कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, दिस इज द लॉ। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी की फॉर्म चेंज होती है, ना कि एनर्जी क्रिएट होती है या चेंज होती है। जैसे लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेसिस हुआ, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। किसी जानवर ने कहा खाया उसको, तो केमिकल एनर्जी उसकी अंदर गई, फिर वो मूव कर रहा है, उसको मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। जैसे लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी है, बल्ब से जा रही है तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पंखे में जा रही है तो मैकेनिकल एनर्जी में, हीटर में जा रही है, ओवन में जा रही है तो हीट एनर्जी में। तो जो एनर्जी है एक्चुअली वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके लिए लिख सकते हैं कि एनर्जी neither be created nor destroyed, it can only changes from one form to another form। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये चेंज हो जाती है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होती। जो एनर्जी टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी कैसे रहती है? टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट माने अनचेंज्ड। हमारे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो खत्म नहीं होती है, कितनी भी यूज कर लो या कितने भी उसे डिस्ट्रॉय कर लो, डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है, खर्च कर लो या यूज कर लो तो वो कम या ज्यादा नहीं होती। टोटल एनर्जी का सम उतना ही रहता है जितना पहले थी।
अंतर क्या है, जो उसकी फॉर्म चेंज होती रहती है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गई कि जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है हाफ mv² और mgh पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी का जो टोटल है वो कांस्टेंट रहता है। एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी। ठीक है, नोट करो। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसको हम देखो शो कर सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये बेस है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। कोई ऑब्जेक्ट है जो नीचे से ऊपर फेंका जाता है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक घटेगी, लास्ट में जाकर के इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, फिर ये नीचे गिरेगा। तो हम अलग अलग पोर्शन पर ये देखते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कैसा आता है। तो शुरू करिए पॉइंट ए पर, एट पॉइंट ए पर h कितना है, 0, हाइट है नहीं, ठीक है। और g, तो g है, ये ग्रेविटेशनल लग ही रहा है, g ही लगेगा। h है और मास इसका m है, जितना मास है उतना रहेगा ही, मास तो चेंज हो नहीं रहा। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, EP कितनी होगी, mgh, m into g, h कितना है, 0, तो ये हो गई 0। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा है तो इस पॉइंट पर आते आते उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, या हम जिस स्पीड से ऊपर फेंकते हैं वापस अर्थ पर वो उतनी ही स्पीड से टकराता है, उतनी ही वेलोसिटी से टकराता है। तो इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी क्या होगी, v² = u² + 2gh। as की जगह क्या लिख दिया, gh। a बराबर g हो गया, s बराबर क्या हो गया, h, ये हो गया। तो यहां पर हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो u ऊपर से गिर रहा है तो u 0 है, 2gh आ गई, वेलोसिटी 2gh। फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ mv², तो हाफ mv² कितना होगा, हाफ इंटू 2 इंटू m, v कितना, v² कितना आ गया, 2gh, 2, ये 2 बार हो गया, 2gh, 2 से 2 कट गया तो ये हो गया mgh। सम ऑफ दोनों का कितना होगा, EP + EK = 0 + mgh = mgh। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। अब क्या होगा, अब हम बी पॉइंट पे देखते हैं। बी पॉइंट पर देखने के लिए क्या है कि अगर ये x है तो ये h - x है, या इसे x मानो तो ये h - x होगा, एक ही बात है, कैसे भी ले सकते हैं। तो अब हम बी पॉइंट पर लेंगे, तो क्या आया, हमने हमारा ए पॉइंट पर mgh आया,
यहां से इरेज कर देता हूं। अब एट पॉइंट बी पर हाइट कितनी है h माइनस एक्स, ठीक है, और g कितना लगेगा, तो g तो चेंज होता ही नहीं है, मास उतना ही रहेगा, ठीक है। अब निकालिए पोटेंशियल एनर्जी, तो E की क्या होगा, mg h क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स, ये हो जाएगा mg h माइनस mg x। क्लियर। इधर पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, E के हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ v स्क्वायर कितना होगा, तो v स्क्वायर आते आते यहाँ x डिस्टेंस कवर करेगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर क्या ऊपर से आ रहा है तो जीरो होगा ही, 2 इंटू जी एच क्या होगा x, तो ये हो जाएगा 2gx v स्क्वायर b पॉइंट पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हाफ इंटू m इंटू 2gx, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया mgx, दोनों का सम निकालिए, EP प्लस EK क्या आया, mgh माइनस mgx प्लस दिस mgx, mgx से mgx कट गया, ये आया mgh, तो B पॉइंट पर भी दोनों का सम कितना आया, mgh, पहले पर कितना आया था mgh, दूसरे B पॉइंट पर कितना आया mgh। अब C पॉइंट पर देखते हैं C पर कितना होगा, इसे रेज कर रहा हूं, एट पॉइंट C पॉइंट पर कितना होगा, सम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का, तो एट पॉइंट C H आपका पूरा H है ही, G चेंज हुआ ही नहीं है, मास m है आपका, इतना तो है। अब लिखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, mgh है इक्वेशन, ये हो गया C पॉइंट पर। अब काइनेटिक एनर्जी निकालिए, हाफ mv स्क्वायर, यहाँ v स्क्वायर कितना होगा, u स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 0, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी 0, यहाँ पर रुका हुआ है तो u भी 0 हो गया, तो ये क्या हो गई 0। ये करने की जरूरत ही नहीं है इतना निकालने की, यही रख दीजिए। तो यहाँ वेलोसिटी C पॉइंट पे क्या होती है, उछलने के बाद लास्ट में ये पॉइंट रुकता है, उसके बाद गिरता है, तो यहाँ ये हो गई हाफ इंटू m इंटू 0 का स्क्वायर, वेलोसिटी तो यहाँ 0 है, बाकी अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गई 0। दोनों का सम कितना आया, EP प्लस EK mgh प्लस 0 इक्वल टू mgh। तो इससे क्या पता लगा कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बल्कि एनर्जी की फॉर्म चेंज होती है। आपने देखा कि पोटेंशियल बढ़ रही है तो काइनेटिक घट रही है, पोटेंशियल मैक्सिमम हुई तो काइनेटिक 0 हो गई। तीनों कंडीशन में दोनों का सम mgh आया। क्लियर, नोट करो। अब डिस्कस करते हैं पावर। तो ये पावर क्या है, जैसे कितना पावर यूज कर रहे हैं,
तो पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी पावर जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर है वर्क डन अपॉन टाइम, तो रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। अब देखो सबसे जूल जो यूनिट है वो सबसे छोटी यूनिट है। जूल पावर की एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट है। अब हम कॉमर्शियल इसका यूज करते हैं तो यूज करते हैं किलोवाट आवर। जैसे बिजली का बिल आता है, इतने यूनिट आया, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट। तो ये यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो यूनिट कैलकुलेट की जाती है किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। कैसे यूनिट इसको कैलकुलेट करते हैं? आप अपने घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सब पर लिखा होता है कितने वाट का, सबके वाट को कैलकुलेट करिए, 1000 का डिवाइड करिए, किलोवाट में कन्वर्ट कर दीजिए और कितने घंटे यूज हो रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो 1 यूनिट बिजली का बिल आएगा। 1 यूनिट बिजली का बिल जो भी हो, 9 रुपए, 10 रुपए पर यूनिट, ये कैलकुलेट होता है। जैसे एक का निकाल के बताते हैं। जैसे एक 100 वॉट का पंखा है, वॉट का फैन है, तो जो पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है? W/T, यानी जूल पर सेकंड। इसकी क्या यूनिट हो गई? जूल पर सेकंड, जूल अपॉन सेकंड या वाट। वाट कहिए या जूल पर सेकंड कहिए। अब जैसे 100 वाट का कोई बल्ब है, इसका क्या मतलब हो गया? वो 100 जूल पर सेकंड खर्च कर रहा है, ये मतलब हो गया उसका। 5 वाट का बल्ब है, इट मींस पर सेकंड वो कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है? 5 जूल पर सेकंड। 5 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब है तो वो यूज करेगा 10 जूल पर सेकंड, तो वो उसी को कहते हैं वाट। क्लियर हो गई होगी। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। 100 वाट का बल्ब है, पावर दे रखी है और वो 8 आवर्स पर डे यूज होता है, तो एक महीने में कितनी पावर को यूज करेगा? अब देखिए 100 वाट का है तो पावर निकालिए इसकी, यानी कि एनर्जी निकालिए, यूनिट निकालिए। तो 100 वाट है, इसको 1000 से डिवाइड करिए। हम कैसे निकालते हैं यूनिट पावर? जो एनर्जी है, पावर एनर्जी कितनी यूज हुई है, यूनिट्स निकालेंगे kWh में। तो ये किलोवाट हो गया, 100 वाट का है तो इसे किलोवाट में कर लिया, ये यूनिट बाद में लिख लेंगे। आवर कितना है? 8 आवर पर डे, 8 आवर पर डे यूज हो रहा, तो एक दिन में कितनी निकलेगी? ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो ये बचा 0.8 किलोवाट आवर। एक दिन में कितनी पावर यूज हो रही है? 0.8 किलोवाट आवर। तो 30 डेज में, इन 1 मंथ, एक मंथ में कितनी होगी? 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.8 इंटू 30,
ये हो गया 2.4 किलोवाट आवर। तो यूनिट कितनी बनेगी 2.4 किलोवाट आवर इक्वल टू यूनिट, जो भी यूनिट है 1 किलोवाट आवर को कहेंगे, यानी 1 किलोवाट को 1 घंटे यूज करते हैं तो 1 यूनिट आती है बिजली का खर्चा होता है। 1 किलोवाट यानी 1000 वाट 1 घंटे तक कंटिन्यू यूज हो रहा है तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। तो अगर इतना है तो हमारा कैलकुलेशन आया 2.4 किलोवाट आवर, यानी 2.4 यूनिट। किलोवाट आवर क्या होगा यूनिट, इतनी एनर्जी खर्च हुई आपकी, बिल आएगा। अगर बिल में 10 रुपए पर यूनिट है तो इसमें 10 रुपीज का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24 रुपए बिल आ जाएगा 1 महीने में। अगर एक पंखा 100 वाट का 8 घंटे रोज यूज होता है 1 महीने तक तो 24 रुपीज बिल आएगा 10 रुपए पर यूनिट से। तो ये तो हो गया इतना यूनिट, और 10 रुपीज पर यूनिट है तो 24 हो जाएगा। ऐसे ही सारे के सारे गैजेट्स हैं, उनको कितने वाट के हैं निकालिए, एक दिन में कितने किलोवाट आवर होते हैं, 1 महीने में कितना हुआ किलोवाट आवर, उतना ही यूनिट हो जाएगा। और वो यूनिट को आप रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे कि रेट क्या है बिजली का पर यूनिट, तो उसका बिल हो जाएगा। तो इस तरह इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर इस वीडियो को देख लीजिए और आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, खत्म हो गया इस वक्त, और रात के 12 बज गए हैं और मैं आपका वीडियो खत्म कर रहा हूँ। देखिए, पढ़िए, पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू।